प्यारे विद्यार्थियों मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ PSPCL ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, अजे तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सबसक्राइब करो तो इस नाल बैल आइकन प्रेस करो ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक सब तो पहले पहुँच सके। अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो इस दे नाल ही शुरू करते हैं। ये जो पेपर जो सैंपल पेपर पाया है सारा इंग्लिश दे विच ही है तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होनी है, लेकिन जो थोड़ा क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश और पंजाबी दोनों लैंगुएज दे विच आएगा। एक साइड इंग्लिश होएगी और एक साइड तुहाडा पंजाबी मीडियम च होएगा। तो इस क्वेश्चन को तुसीं नाल नाल समझ लेना है। सब तो पहला क्वेश्चन है कि विच वन इज़ नॉट करैक्ट स्टेटमेंट। तुहाडे कोल 4 स्टेटमेंट दित्ती है A B C D, इन्हां विच किहड़ी जिहड़ी स्टेटमेंट है वो करैक्ट नहीं है, ये तुसीं दसना। पहला इसका ऑप्शन है कि 1 वोल्ट इंटू कूलम, ठीक है। वोल्ट इंटू कूलम जोड़ा वो किस दे बराबर होंदा है, यूल। यूल के बराबर पहली ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा वोल्ट इंटू अंपीयर, ये होंदा है यूल पर सैकेंड, ये भी ऑप्शन सही है। अगर असी थर्ड ऑप्शन की गल कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन है 1 वोल्ट इंटू 1 वाट HP, ये जोड़ा ऑप्शन है यह ठीक नहीं है। ऑप्शन सी जोड़ा वो ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ा 1 HP की अगर असी गल करिए तो मैं पहला भी तुहानूं क्वेश्चन च दस चुकिया, जो 1 HP है वो 746 वाट के इक्वल होंदा है, जां तुसीं लिख सकते हो 746 जूल पर सैकेंड, और या इनू असीं बोलने 746 वाट, ये इस दे बराबर होंदा है। ये वोल्ट इंटू वाट के बराबर नहीं होंदा। एक बार मैं फिर रिपीट करदा कि जिहड़ा 1 HP है, 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर, जिहड़ा कि मोटर का यूनिट है, मोटर नूं असीं HP दे विच मेजर करते हैं। इसका यूनिट होंदा ये बराबर होंदा 746 जूल पर सैकेंड, जां ते यह लिखिया होएगा जां लिखिया होएगा 746 वाट। तो ऑप्शन थर्ड जिहड़ा इस दे विच करैक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सैकेंड जो है वो इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। इस दे नाल ही असीं क्वेश्चन देखते हैं जी सैकेंड, जिस दे विच है कि if 0.1% increase the length due to stretching, the percentage increase in its resistance will be, ਉਹਦੀ resistance ਦੱਸਣੀ है। क्वेश्चन कहता है कि अगर 0.1% ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਸਟਰੈਚਿੰਗ, ਸਟਰੈਚਿੰਗ ਵਰਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੈਚ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, जिस दे विच अगर असी मान लीए कि साडे को जिहड़ी इनीशियल लेंथ है, मतलब कि जो साडे को स्टार्टिंग ते लेंथ है उन्होंने असी इनीशियल लेंथ नूं, अगर असी इनू इदां कर लीए, इनीशियल लेंथ नूं असी मान लैंदे जी L। इनीशियल लेंथ मीनस जो स्टार्टिंग दे तुहाडी लेंथ है वो हैगी है L। उस तो बाद जदों असी इनू स्ट्रैच करते हैं तो यदी जिहड़ी लेंथ है वो असीं ले लैंदे L डैश। स्टार्टिंग दे इनीशियल साडे कोल जिहड़ी लेंथ L है, जदों असीं स्ट्रैच करने हैं तो इसकी जिहड़ी लेंथ है वो आ जाती है, उन्होंने असीं लैट कर लैंदे कि वो होएगी L1, ठीक है। कहते जी जदों इनू स्ट्रैच करने हैं, ये जिहड़ी लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ तो 0.1% इनक्रीज़ हो जाती है। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी मननी है असीं, लैट यानी कि L मान लीए, और इहदा 0.1% तो नीचे की लग जाएगा 100 लग जाएगा और नाल आ जाएगा L, ठीक है जी। अगर तुसी इसकी कैलकुलेशन करिए तो ये साडे कोल जिहड़ी कैलकुलेशन है वो आ जाती है 1.001 L के बराबर आ जाती है। अगर इसकी अं लेंथ नूं स्ट्रैच करते हैं तो ये आ जाता 1.00 L, ठीक है जी। दूसरा इस दे विच तुसीं यह ध्यान रखना कि जदों असी वायर नूं स्टिच करने हैं तो इस दे विच जिहड़ा वॉल्यूम है वो सेम रहिंदा है। जदों भी असी वायर नूं स्टिच करांगे इस दे विच जिहड़ा वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। तो स्टार्टिंग अगर साडे कोल वॉल्यूम V है
तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਿਚ ਕਰਾਂਗੇ तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा V डैश कह लो या V1 कह लो। और इसका वॉल्यूम कितने बराबर होएगा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन इनटू लेंथ। उधरों ਇਹਦਾ वॉल्यूम कितना होएगा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन इनटू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन इनटू लेंथ उपर असी डैश कर ली क्योंकि यह चेंज दा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ क्रॉस सैक्शन एरिया ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ चेंज करांगे तो ਇਹਦਾ क्रॉस सैक्शन एरिया कितना आएगा। जो ਤੁਸੀਂ इसਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ए डैश की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये ਤੁਹਾਡੇ को आए ना A इंटू L नीचे आ जाएगा L डैश, ठीक है जी। और A इंटू L तो L डैश की वैल्यू हुणे मैं कढ़ के दसी है ਤੁਹਾਡੇ को कितनी आएगी 1.001 तो L तो L दे नाल L कट्टिया जाना है। तो इसका मीनस है जो A डैश है इसकी जिहड़ी वैल्यू है वो तुहाडे कोल आ जाएगी A/1001। हुण जदों असी रजिस्टेंस निकालनी है, जो असी लेंथ चेंज कर देती R डैश कर लेने कि अगर असी रजिस्टेंस चेंज निकालनी है ये किहदे बराबर होएगी रो इंटू L1 और नीचे कितना आ जाएगा जी A1। तो L1 की जिहड़ी वैल्यू असी कैलकुलेट की है 1.001 L और A डैश एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन निकालिया A/1.001। और जो तुसी इसकी जिहड़ी कैलकुलेशन करोगे ये तुहाडे को आए ना L तो 1-001 का स्क्वेयर और बटा नीचे की आ जाएगा साढ़े को जी A कितना आ जाएगा जी A। तो इनू अगर असी स्टार्टिंग के नाल कंपेयर करिए अगर साढ़े को ओरिजिनल रजिस्टेंस R है तो कि बराबर होंगी रो इंटू L बटा A। तो L A साडा जिहड़ा सेम आ जाएगा तो इसकी जिहड़ी रजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यदि जिहड़ी जी रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी 1.002 ओम। ये साढ़े को आ गई जिहड़ी चेंज इन रजिस्टेंस। अगर असीं इसकी परसेंटेज निकालनी है भी किन्ने परसेंट हुण चेंज होया चेंज इन रजिस्टेंस किन्ने परसेंट चेंज होए तो ये आ जाएगा R1 जिहड़ी साढ़े को चेंज हुई है और R साढ़े को आ गया ओरिजिनल गुना 100 बटा आ जाएगा R। तो जिहड़ी R चेंज हुई है 1.002 R माइनस R करांगे तो नीचे कर देंगे जी R इंटू गुना कर देंगे 100 R तो R असी कर लेंगे कॉमन। जो R चो R कॉमन कर लेंगे ये आ जाएगा साढ़े को 1.002 माइनस 1 R गुना 100 बटा आ जाएगा साढ़े को जी R मैं इधर कॉमन कर लिया इधर कढ़न की लोड़ नहीं है। ये R नाल R कैंसल हो जाएगा और जो इनू असी माइनस करांगे 1.002 दे विचों -1 करांगे ये साढ़े को आई ने वैल्यूज़ दी 0.0002 तो गुणा ही करना इनू 100 के नाल तो गुणा कर देंगे 100 के नाल। तो जो गुणा करेंगे आएगा 0.2% यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई ने 0.2% इसकी वैल्यू आई ने। ऑप्शन सैकेंड जो है वो इसका जो है राइट आंसर आएगा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है कि रजिस्टिविटी ऑफ द वायर ये किस दे उपर डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी की अगर असीं गल करते हैं तुहानूं पता है कि जिहड़ी लेंथ है वो डायरैक्टली रजिस्टेंस जिहड़ी है वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल होंदी है लेंथ दे ते इनवर्सली प्रपोर्शनल होंदी है एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन। तो ये हुंदा साडे कोल रो जिन्हों असीं कहने हैं रजिस्टिविटी। अगर असीं रो की वैल्यू निकालीए तो ये आ जाता RA/L इनू असीं कहने जी रजिस्टिविटी। इनू की कहने रजिस्टिविटी। तो ये कह रहे क्वेश्चन कि रजिस्टिविटी जी कि उपर डिपेंड करती है कि लेंथ इनक्रीज विद इन द लेंथ ऑफ द वायर। ये लेंथ के उपर नहीं जी रजिस्टिविटी है वो की है ये एक प्रॉपर्टी है मटीरियल की, ठीक है। ये जी है ना तो उसकी लेंथ पर डिपेंड करती है ना ही उसकी शेप पर डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटीरियल कि मटीरियल किस दा बनया किस मैटल का जिहड़ा मटीरियल बनया। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा डिक्रीज विद द एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ये भी फर्क नहीं पैंदा। उस बाद डिक्रीज विद द लेंथ इनक्रीज विद द क्रॉस सैक्शन एरिया इस दे नाल भी कोई फर्क नहीं पैंदा। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ करैक्ट। उपर जिन्नियां भी स्टेटमेंट दी उन्होंने विच कोई भी स्टेटमेंट जी है वो करैक्ट नहीं है, ठीक है जी। जिहड़ी रजिस्टिविटी है ये की है इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल
ठीक है। ये नेचर ऑफ मटीरियल भी ਅਸੀਂ किस तरह का ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ यूज़ करते हैं ये तो ना लेंथ ਤੇ डिपेंड करती है ना साइज़ से ना शेप ਦੇ। तो ऑप्शन डी इस दा जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े कोल फोर्थ, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ कि ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਵਾਇਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਓਮ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 10% ਬਾਈ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਊ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵਿਲ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਿਊ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 10 ਓਮ, ਅਤੇ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 10%, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ठीक है जी। अगर असी सिंपल गल करिए कि नॉर्मली अगर असी कोई तार नूं डबल कर दें या ट्रिपल कर दें उत्थे तो असी फार्मूला यह लगाने कि आर इज इक्वल टू रो एल बटा ए, यानी कि डायरैक्टली प्रपोर्शनल होंदी है लैंथ दे इनवर्सली प्रपोर्शनल होंदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन। जदों असी तार नूं डबल कर दें ट्रिपल कर दें उसकी लैंथ बढ़ा दें, लेकिन जदों असी लैंथ नूं असी स्ट्रैच करके ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਲ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਐਲ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ 10% ਐਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 10% ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 10% ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 0.1 ਇੰਟੂ ਐਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1.1 ਐਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ R1 ਕਰ ਲਿਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ RF ਕਹਿ ਲਿਆ ਫਾਈਨਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। और ये किहदे बराबर होएगा, ये आ जाएगा साढ़े कोल ये आ गया एल स्केयर स्टार्टिंग ते, क्योंकि दस्सिया कि जो R1 जी है जो असी स्ट्रैच करांगे ये जी रजिस्टेंस है किहदे बराबर होएगी एल स्केयर दे, ते दूसरी जी साढ़े कोल अगर फाइनल है वो कितना आएगा 1.1 एल दा स्केयर। तो ये जो असी क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल रजिस्टेंस कैलकुलेट करांगे RF, तो ये जी वैल्यू आ जानी वो आ जानी R1 गुना 1.21 तो एल स्केयर, तो नीचे आ जाना एल स्केयर नाल एल स्केयर कैंसल हो जाना। R1 की वैल्यू 10 ओम दी है, तो 1.21 का डेसीमल खत्म कर लाँगे थले साढ़े को 100 लग जाएगा। ठीक है जी। और इस दे नाल की होएगा 0 नाल 0 कैंसल हो जानी है, साढ़े को की बच गया 121/10, इसका मतलब कि 12.1 ओम जी रजिस्टेंस जी है बनी है। और ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर है वो करैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 12.1 ओम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ क्वेश्चन 4th ਦਾ आंसर आ जाएगा 12 ओम। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर साढ़े कोल एक तार है जिहदी रजिस्टेंस जी आर है, अगर इनू असीं मैल्ट किया इनू रीकास्ट करते हैं तो ये जी लेंथ है वो हाफ कर दें, तो न्यू रजिस्टेंस जी है वो दसो कितनी होएगी R/4 होएगी R/2 होएगी जां R होएगी जां 2R होएगी। तो हुण तुसीं देखना है जी किस तरह तुसीं कैलकुलेट करोगे। हुण सानूं पता है कि अगर असी साडे कोल वायर है उहदी रजिस्टेंस हैगी है R, ठीक है, तो असी न्यू रजिस्टेंस कढनी है। तो मान लो साडे कोल इनीशियल लैंथ असी L ले लैने आ, तो उहदी जिहड़ी रजिस्टेंस है वो किस दे बराबर होएगी रो इंटू L/A, ए तुसीं कह लो एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन। अगर असी चेंज करते हैं रजिस्टेंस जी साढ़े को न्यू रजिस्टेंस इनू R1 कर दें तो वह आएगा L डैश जी L लेंथ चेंज होएगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन जोड़ा साढ़े को चेंज होएगा। असी यह कैलकुलेट करना है। ये अगर असी A1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीए तो L तो सानू दिते थे कि जी L है ओरिजिनल L का हाफ कर दो 2 कर दो
तो वो उसके बराबर होएगा। क्वेश्चन में दिता है कि जी लेंथ रीकास्ट करने तो उसका हाफ हो जाता है। इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਲਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਸ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ। ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। AL ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਂਥ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ A ਡੈਸ਼ ਤੇ L ਡੈਸ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ L ਹੈ L ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ L/2। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ A ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ L ਨਾਲ L ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 2A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 2A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਏਰੀਆ। तो जो असी हुण जी चेंज रजिस्टेंस कढ़ांगे तो वह कि बराबर आएगी L डैश बटा A डैश। तो L किन्ना साडे कोल जी L साडे कोल है L/2 ते A डैश असीं हुणे कीता किन्ना 2A दे बराबर। और जो तुसीं इहदी कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा रो L/A ते ए 2 जो मल्टीप्लाई होने ए वाला पोर्शन 1/2 करके नीचे आना किन्ना आना 1/4। तो स्टार्टिंग की जी रजिस्टेंस ही साढ़े को ओरिजिनल रजिस्टेंस ही रो L/A तो ये हूँ कि आ गया 1/4। इसका मतलब कि जी टोटल रजिस्टेंस है वह कि आ जाएगा /4। तो ऑप्शन फस्ट जोड़ा इसका राइट आंसर आ जाएगा R/ जिन्नी भी टोटल रजिस्टेंस होएगी उन्होंने अं 4 नाल डिवाइड कर देंगे तो तुहाडा जोड़ा आंसर है वो आ जाएगा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन है जिस है कि अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर द DC एमीटर। कहते कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कैन नॉट बी मेजर द DC एमीटर। ठीक है, जो अल्टरनेटिंग करंट है अल्टरनेटिंग जो करंट है वो DC जो एमीटर है उन्होंने मेजर नहीं कर सकता। उसका की कारण है कि AC कैन नॉट पास थ्रू द DC मीटर कि AC ये पास नहीं होंगी ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एवरेज वैल्यू ऑफ द कंप्लीट साइकिल इज़ 0। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आना है कि एवरेज वैल्यू ऑफ द कंप्लीट साइकिल जी है वो 0 होनी है। ये तुसी एक डायग्राम तो समझ सकते हो। जो DC है साढ़े कोल DC साढ़े कोल इस पोजीशन दे विच चलदा है स्ट्रेट लाइन दे विच, और इस दे विच की हुंदा है DC दे विच पॉजिटिव साइकिल ही हुंदे आ। DC दे विच पॉजिटिव साइकिल ही हुंदे आ। जदों असीं AC की गल करने तो AC भी एक पॉजिटिव हुंदा साइकिल, एक नैगेटिव हुंदा, फिर पॉजिटिव हुंदा एक नैगेटिव हुंदा। यह पॉजिटिव हो गया, यह नैगेटिव हो गया, यह पॉजिटिव हो गया तो यह नैगेटिव हो गया। तो जोड़ा DC एमीटर है वो जोड़ा करंट की जी वैल्यू मेजर करता है वो की करता है एवरेज वैल्यू लैंदा है। तो जो प्लस वाला तो प्लस वाले केस में यदी तो एवरेज वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन जो AC सर्किट वो करंट की एवरेज वैल्यू कढ़ेगा तो एवरेज वैल्यू की होएगी एक प्लस तो एक नैगेटिव। यदि एवरेज वैल्यू की होनी है इन्हों का सम की हो जाना जी 0। तो इस करके जोड़ा अल्टरनेटिंग करंट है कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द DC एमीटर, यानी कि DC एमीटर के नाल असीं माप नहीं सकते। ये इसका जो है राइट आंसर आ गया। उस तो बाद साडे कोल है क्वेश्चन नंबर 7 है जिस विच है कि रजिस्टेंस ऑफ कॉइल फॉर DC इन ओम इन AC इन रजिस्टेंस दसो कितनी होगी। कह रहा है कि एक साडे कोल कॉइल है तो उहदी जिहड़ी रजिस्टेंस है DC दे विच यानी कि ओम DC विच जिहड़ी रजिस्टेंस जिन्नी भी आती है वो AC दे विच दसनी है कि उहदी सेम हुंदी है जां वध हुंदी है जां घट हुंदी है जां 0 हुंदी है। ठीक है जी। हुण अगर असीं कॉइल की गल करते हैं, यह देखो जी कॉइल है तो DC केस दे विच अगर असीं पहलां DC केस लईए तो DC केस दे विच जिहड़ी इंडक्टेंस हुंदी है वो कितनी हुंदी है साडे कोल जी 0 होंदी है। DC केस दे विच जिहड़ी इंडक्टेंस नूं असीं लैंदे नहीं है। इंडक्टेंस साडे कोल आंदी है AC सर्किट दे विच। अगर असीं सब तो पहलां DC की ही गल करिए तो DC दे विच जदों असीं R कढांगे तो R किहदे बराबर आ जाएगा साडे कोल R रजिस्टेंस प्लस की आ जाएगा साडे कोल प्लस साडे कोल आ जाएगा इंडक्टेंस। ठीक है जी। और ये जिहड़ी इंडक्टेंस जिन्हों असीं ओमेगा L कहने तो ये बराबर कि 2πfL तो L की वैल्यू कितनी आनी है 0।
अगर एल की वैल्यू जीरो यानी पूरा पार्ट जिहड़ा जीरो हो जाना है, तो इसका मतलब कि DC के केस में जी रजिस्टेंस है कोइल दे विच वो रजिस्टेंस कितनी रहनी है, R ही रहनी है। हुण अगर असीं AC की गल करिए, हुण अगर असीं AC की गल करिए तो AC दे विच की हो जाना है, साडे कोल रजिस्टेंस भी होनी है तो इंडक्टेंस भी काउंट होनी है। तो इस केस दे विच AC केस में जी टोटल रजिस्टेंस है, जी टोटल रजिस्टेंस है जिन्हों असीं इंपीडेंस भी कहने हैं, टोटल AC सर्किट में जो टोटल ओपोजिशन ऑफर्ड AC सर्किट में आता उन्होंने असीं कहने इंपीडेंस। यदि जो टोटल रजिस्टेंस जी है वो आ जाएगा R+XL। तो R+XL की वैल्यू अगर ओमेगा L करांगे 2πfL आ जाना। इसका मतलब फ्रीकुएंसी की वैल्यू होएगी, इंडक्टेंस की कोई वैल्यू होएगी इन द केस ऑफ DC। तो जो फ्रीकुएंसी की वैल्यू होएगी, क्योंकि पहले केस में तो फ्रीकुएंसी भी थोड़ी जीरो आनी है, इंडक्टेंस की भी वैल्यू होएगी AC सर्किट में, तो ये टोटल रजिस्टेंस है वो AC सर्किट के R नालों की आएगी, ज़्यादा आएगी। तो इस कारण इसका जो आंसर है ऑप्शन जी है B इसका जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस दे विच कि एक 40 ओम इलैक्ट्रिक हीटर है वो कनैक्टड किया गया 200 वोल्टेज से 50 हर्ट्स मेन सप्लाई तो पीक वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक करंट फ्लोइंग सर्किट इज अप्रोक्सीमेटली जी इसकी जी वैल्यू तुसी दसनी है। ठीक है जी। इस दे विच मान लो कि साडे कोल एक हीटर है और हीटर की रजिस्टेंस जी कितनी है 40 ओम, और इस दे विच वोल्टेज जी है वो कितनी है 200 वोल्ट तो 50 हर्ट्स। तो इस दे विच असी करंट कढ़ना है। तो सब तो पहला असी करंट RMS करंट कढ़ांगे। ठीक है जी, करंट की वैल्यू RMS कढ़ांगे क्योंकि असी पीक वैल्यू कढ़नी है। तो जो असी RMS करंट कढ़ना है तो जिहड़ा साडे कोल करंट RMS आ जाएगा वो किहदे बराबर आ जाएगा, वोल्टेज जी साडे कोल आई है RMS इनू डिवाइड कर देंगे रजिस्टेंस के नाल, तो वोल्टेज साडे कोल कितनी आ गई 200 वोल्ट, इनू 40 नाल डिवाइड करांगे, ये कितना आ गया 5 एम्पीयर। ठीक है। तो इसका मतलब जी IRMS की वैल्यू करंट की आई है वो कितनी आ गई साडे कोल 5 एम्पीयर। तो जो असी इसकी पीक वैल्यू कढ़ते हैं, जो असी इसकी पीक वैल्यू कढ़ांगे तो ये होंदी है I√2 गुना IRMS। तो √2 नूं गुना जो तुसीं 5 ना करोगे तो इसकी जी वैल्यू है वो तुहाडे कोल आएगी 7.074। ये इसकी जी वैल्यू आ जानी है। इस कारण जो इसका ऑप्शन C 7 एम्पीयर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा। नंबर 9 जिस दे विच है कि करंट इन द सर्किट इज़ वाटलैस, करंट इन द सर्किट इज़ वाटलैस। ऑप्शन दिते ही है कि इंडक्टेंस इन द सर्किट इज़ 0। उस तो बाद सैकेंड ऑप्शन है कि रजिस्टेंस इन द सर्किट इज़ 0, करंट इज़ अल्टरनेटिंग, या रजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस बोथ इन 0। सब तो पहला अगर असी वाटलैस की गल करिए तो वाटलैस का मीनिंग है कि जी पावर लॉस है उस जी पावर लॉस है वो होंदी है 0। वाटलैस का मीनिंग होंदा है कि पावर लॉस किहदे बराबर होंदी है, पावर लॉस वाटलैस मीनस पावर होएगी उस केस विच जिस केस पावर 0 होंदी है उन्होंने असी वाटलैस कहने हैं। ठीक है जी। और जिहड़ा साडे कोल पावर लॉस है, ठीक है, L तो बन गया लॉस, जिहड़ा साडे कोल पावर लॉस है वो किस दे बराबर होंदा है I²R दे बराबर होंदा है पावर लॉस I²R। इस क्वेश्चन का करंट इन द सर्किट इज़ वाटलैस, तो यदा मीनस है कि करंट की वैल्यू सानू गिवन दी दी है करंट की वैल्यू, तो जिहड़ा साडे कोल पावर लॉस है वो फिर डायरैक्टली प्रपोर्शनल किहदे होएगा रजिस्टेंस दे, मीनस कि जिहड़ा पावर लॉस है वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगा रजिस्टेंस यानी कि R ते। ठीक है। तो करंट की वैल्यू सानू गिवन है, तो यदा मीनस है कि अगर अहीं R की वैल्यू 0 करांगे तो साडे कोल जिहड़ा पावर लॉस है वो 0 आएगा। तो ऑप्शन इज़ द सैकेंड आंसर आए ने कि रजिस्टेंस इन द सर्किट इज़ 0। अगर असीं उस सर्किट में रजिस्टेंस अगर असीं 0 लैने हैं तो साडे कोल जिहड़ी वाटलैस है, जिहड़ी साडे कोल पावर है
वो जीरो के बराबर हो जाएगी। तो इस दे नाल ही नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जिस दे विच है कि एक चोक है, चोक कॉइल इज़ प्रैफर्ड टू ए रियोस्टैट इन AC सर्किट। ठीक है जी, एक असी चोक यूज़ करते हैं, चोक अहीं ज़्यादा यूज़ करते हैं AC सर्किट च इन दी प्लेस ऑफ रियोस्टैट। रियोस्टैट की होंदा एक वेरीएबल रजिस्टेंस होंदी है जिहड़ी असी सर्किट दे विच यूज़ करने हैं रजिस्टेंस नूं वधाण घटाण वास्ते। ते एक हो गई साडे कोल चौक जिहड़ी असी इंडक्टेंस जिहड़ी चौक है वो इस शेप च होंदी है। उन्होंने असी कहते कि क्यों यूज़ प्रैफर क्यों करते हैं, ज़्यादा क्यों इहदा जिहड़ा चौक का यूज़ करते हैं, कॉइल का यूज़ करने हैं, इहदा की कारण है। ऑप्शन ए है कि इट कंज्यूम आलमोस्ट जीरो पावर, या इट इनक्रीज द करंट, या इनक्रीज द पावर, या इनक्रीज द वोल्टेज। तो ये इनक्रीज़ करंट भी नहीं करेगी, इनक्रीज़ पावर भी नहीं करेगी, इनक्रीज़ वोल्टेज भी नहीं करेगी, ये करेगी इट कंज्यूम आलमोस्ट जीरो पावर। तो इनू तुसी समझ सकते हो कि जिहड़ी साडे कोल इंडक्टेंस है इनू असी कॉइल दे विच इस तरह असी यूज़ करने हैं। और जिहड़ी इंडक्टेंस होंदी है इहदे विच तुहानूं पता है कि इंडक्टेंस रजिस्टेंस ते इंडक्टेंस होंदी है, जिहदे विच जिहड़ी इंडक्टेंस जिहड़ी है उहदी वैल्यू हाई होंदी है ते रजिस्टेंस जिहड़ी है वो नैगलीजिबल होंदी है। मीनस कि उहदी जिहड़ी रजिस्टेंस जिहड़ी है घट होंदी है लेकिन इंडक्टेंस जिहड़ी है ज़्यादा होंदी है जदों असी कॉइल यूज़ करते हैं जां चोक कह सकते हो। और इहदे कारण की होएगा जिहड़ा पावर लॉस है कॉइल यूज़ करन दा जिहड़ा पावर लॉस है साडा वो घट जांदा है। पावर लॉस जिहड़ा साडा की हो जांदा है समाल हो सकदा है, समाल हो जांदा है, कहण दा मतलब कि घट जांदा है। ठीक है जी। और इस दे तुसी कर सकदे जिहड़ी साडे कोल कॉइल है इस दे विच जिहड़ी एक इहदी रजिस्टेंस हो जानी है प्लस इंडक्टेंस होनी है। ये टोटल जिहड़ी रजिस्टेंस है एक इहदे विच रजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस ये दोनों जिहड़ियां इकट्ठियां होंदियां और इस दे विच जिहड़ी इंडक्टेंस है वो ग्रेटर दैन होंदी है रजिस्टेंस नालों। ठीक है जी। एल इंडक्टेंस जिहड़ी है ग्रेटर दैन होंदी है रजिस्टेंस दे नालों। ते सानूं ये भी पता है कि जिहड़ी पावर लॉस है पावर लॉस ओनली इन रजिस्टेंस दे विच हुंदा है। पावर लॉस जिहड़ी है वो रजिस्टेंस के कारण ही होंदी है ते इंडक्टेंस ते कैपेसिटर के कारण जिहड़ी पावर लॉस नहीं होंदी। ते इस कारण जिहड़ी एवरेज पावर लॉस है इहदी विच जिहड़ी रजिस्टेंस है वो नैगलीजिबल है ते वो आलमोस्ट जिहड़ी किहदे बराबर होएगी जीरो के बराबर होएगी। तो इसका मतलब ये है कि जिहड़ी आर की वैल्यू है वो नैगलीजिबल होएगी। तो इस कारण इसका ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा कि इट कंज्यूम आलमोस्ट जीरो पावर। तो यही कारण है कि जिहड़ी असी कॉइल या चोक जिहड़ी असी यूज़ करते हैं रियोस्टैट नहीं करते, क्योंकि रियोस्टैट जिहड़ा वो एक रजिस्टिव डिवाइस है। रियोस्टैट जिहड़ा वो एक रजिस्टिव डिवाइस है और जिस विच जिहड़े लॉसिस है वो ज़्यादा होंदे है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होएगी तो लॉसिस जिहड़े है वो ज़्यादा होणगे। इस कारण असी उत्थे इंडक्टेंस जां तुसीं कह सकते हो कि चोक कॉइल जां तुसीं कह दो कि इंडक्टिव कॉइल जिहड़ी वो असी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका कि कंज्यूम आलमोस्ट जीरो पावर। ये इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जिस दे विच है कि वी वांट टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रांसफार्मर। असी एक ट्रांसफार्मर नूं तैयार करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। और कंस्ट्रक्ट किस तरह करना है कि इहदे विच दैट डिक्रीज द वोल्टेज 4 टाइम्स। इहदी जिहड़ी वोल्टेज है 4 गुना घटानी है। इफ द नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी दी नंबर ऑफ टर्न इन्ना है तो वट इज़ द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी। तो प्राइमरी दी नंबर ऑफ टर्न जिहड़ी है निकालनी है। ठीक है जी। असी एक ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। ठीक है। तो इसकी जिहड़ी सेकेंडरी होएगी वो असी 4 टाइम्स जिहड़ी वोल्टेज जिहड़ी है असी घटानी है। हुण इस तो तुसीं यह पॉइंट लै सकते हो कि जिहड़ी असी प्राइमरी वाइंडिंग है उन्होंने असी VP दे नाल शो करने हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है। यानी तुसीं कह सकते हो प्राइमरी वोल्टेज कह लो, वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज। तो इधर आ गई साडे कोल सेकेंडरी वोल्टेज। हुण सेकेंडरी वोल्टेज नूं की करना है असी 4 गुना घटाना है। घटाना इसदा मतलब अगर असीं इहनूं 4 नाल गुना कर दांगे तो दोनों ही
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਬਟਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੋਲਟੇਜ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 4 ਟਾਈਮਸ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸੇਮ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਬਟਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? 4 ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NS ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1680। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ NP ਨਿਕਾਲਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ, यानी कि आ गया तुहाडे कोल प्राइमरी वोल्टेज, नीचे आ जाएगा सैकंडरी वोल्टेज, और इधरों अगर यह प्राइमरी वोल्टेज है तो ये सामने ही नंबर ऑफ टर्न आ जाएगियाँ प्राइमरी दियाँ, और ये सामने ही नंबर ऑफ टर्न की आ जांदियाँ सैकंडरी दियाँ। तो साडे कोल वैल्यू हैगी है, क्योंकि यदी वैल्यू असी 4 दे बराबर जिहड़ी है कढ़ चुके हैं। अगर असी इस दी जगह ते जिहड़ी वैल्यू है असी 4 पुट कर दईए, NP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ NP ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਗੁਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 4 ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 1600 ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1680 ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1680 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6720, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਨਾਂ ਹੈ ਉਹ 6720 ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀਆਂ ਟਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 1680। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1680 ਹੈ, ठीक है, तो प्राइमरी दे विच क्योंकि वोल्टेज सीधी डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न के नाल, तो जिन्नी साडे कोल यह वैल्यू है 1680, इनू तुसीं सीधा भी 4 दे नाल मल्टीप्लाई करोगे तुहाडे कोल आंसर जिहड़ा आ जाएगा 6720। मैं तो बेसिक पॉइंट तुहानूं क्लीयर कराया कि कैलकुलेशन किस तरह आती है ताकि तुहानूं समझ आ जाए। अगर तुसीं तुहानूं पता चल गया कि ये सैकंडरी दी नंबर ऑफ टर्न है तो प्राइमरी दी उन्होंने 4 टाइम्स के नाल मल्टीप्लाई करांगे तो दोनों की जिहड़ी रेशो है वो बराबर हो जाएगी। सानू क्लीयर हो जाएगा कि जिहड़ी सैकंडरी दे विच नंबर ऑफ टर्न किस तरह आनी है। अगर मैथमैटिकली कैलकुलेशन करनी है तो उस तरह भी कर सकते हो। अगर तुसीं सीधा इनू 4 नाल मल्टीप्लाई करो तो तां भी जिहड़ा तुहाडा आंसर है वो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 12 जिस दे विच है कि एक ट्रांसफार्मर तुसीं यूज़ करना है, उहदे विच लाइट यूज़ करेगा तो 60 वाट दी 110 वोल्ट का लैंप है तो 220 वोल्ट मेन है, तो इफ द मेन करंट 1.5 एम्पीयर है तो वट इज़ द एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की जिहड़ी है एफिशिएंसी कढ़नी है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कढ़नी है। हुण अगर असी मेन पावर की गल करिए तो पावर साडे को पता है कि बराबर होंदी है V/I, तो V साडे को कितना 220 वोल्ट है तो करंट कितना दिता है 1.5 एम्पीयर, तो ये पावर साडे को आ जाएगी 330 वाट पावर आ गई। ये जिहड़ी पावर है इनू की कहांगे असीं, ये जिहड़ी मेन पावर है इनू कहांगे इनपुट पावर, इनू की कहांगे इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर कितनी है 60 वाट। अगर असी आउटपुट पावर की गल करते हैं तो आउटपुट जिहड़ी पावर है वो साडे कोल कितनी आ गई जी 60 वाट। तो जदों असी एफिशिएंसी निकालनी होंदी है तो एफिशिएंसी का की फार्मूला होंदा है, एफिशिएंसी का फार्मूला होंदा है कि आउटपुट पावर और नीचे आ जाएगा इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर साडे कोल कितनी है 60 वाट, इनपुट पावर असी कैलकुलेट की है 330 वाट, तो गुना इनू 100 नाल गुना कर दो, यह 0 नाल 0 कैंसल हो जाएगी, उपर तुहाडे कोल की बच गया 600 बटा 33। तो जदों तुसीं इनू तकसीम करोगे ये तुहाडे कोल आंसर आएगा 18.18%। ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा इसका 18.18%। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 13 जिस दे विच है कि एक
110 वोल्ट इनपुट सप्लाई ट्रांसफार्मर है जिहदा आउटपुट करंट जिहड़ा 4 एंपीयर है 220 वोल्ट है। अगर उसकी एफिशिएंसी जिहड़ी है 60% है तो वट इज़ इन द प्राइमरी करंट निकालना है। तो सब तो पहला तुसी डाटा देख लो की है तुहाडे कोल। सब तो पहला उन्हें दिता एक एफिशिएंसी कितनी दी है उन्होंने 60%। ठीक है जी 60% मतलब कि 0.60 इनू तुसीं परसेंटेज खत्म करोगे तो यह पॉइंट आ जाएगा। उस तो बाद सानू की दिता है कि प्राइमरी वोल्टेज जी इनपुट है प्राइमरी वोल्टेज होगी 110 वोल्ट आ गई। ठीक है प्राइमरी करंट असी कैलकुलेट करना है क्वेश्चन च दस्या कि प्राइमरी करंट कढ़ना है। और सेकेंडरी वोल्टेज यह दी है इतने लिखा आउटपुट ये आ गया 220 वोल्ट तो सेकेंडरी करंट भी सानू की दिता है 4 एंपीयर। तो अहीं प्राइमरी करंट जिहड़ा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है जी हुण सानू पता है कि जिहड़ी एफिशिएंसी है वो किस दे बराबर होंदी है आउटपुट पावर। ठीक है और नीचे की आ जाएगा इनपुट पावर। ठीक है जां तुसीं कह सकते हो कि सेकेंडरी पावर और नीचे आ जाएगा प्राइमरी पावर सेकेंडरी पावर ते प्राइमरी पावर। हुण साडे कोल जिहड़ी सेकेंडरी पावर है वो किते बराबर होई V/I तो यह आ जाएगा सेकेंडरी वोल्टेज तो सेकेंडरी करंट के बराबर आ जाएगी। नीचे जिहड़ी प्राइमरी होएगी प्राइमरी वोल्टेज तो प्राइमरी करंट के बराबर हो जाएगी। तो जदों असी इस दे विचों IP यानी कि प्राइमरी करंट की कैलकुलेशन करांगे तो साडे कोल जिहड़ा प्राइमरी करंट है वो आ जाएगा IP ये आ जाएगा सेकेंडरी वोल्टेज तो गुना सेकेंडरी करंट तो प्राइमरी वोल्टेज से नीचे आ गया एफिशिएंसी। जो तुम इसकी वैल्यू पुट करोगे 220 वोल्ट आ गया गुना आ गया 4 थले आ गया 110 वोल्ट ये आ गया जी 0.60 ही तुम पॉइंट कैंसल करोगे तो ऊपर आ जाएगा तुहाडे कोल जी 100। यह 0 नाल 0 कैंसल होगी यह 0 नाल 0 कैंसल होगी 11 दूना 22 20 आ गया। ये तुहाडे कोल 20 तेनों कैंसल करोगे 10 दूना 20 तो 3 दूनी 6 ये तुहाडे कोल आई नहीं कैलकुलेशन करके 40/3। तो जो तुम 40 नूं 3 दे नाल तकसीम करोगे तो तुहाडा आंसर 3.33 एंपेयर जिहड़ा इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन C इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नैक्सट क्वेश्चन है साडे कोल कि करंट इन द प्राइमरी सर्किट दे विच ते सेकेंडरी सर्किट ट्रांसफार्मर आर करंट इन द प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट एक प्राइमरी 20 आ गया तो सेकेंडरी 4 एंपीयर आ गया। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी दे विच 560 है तो वट इज़ द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी अगर ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंसी है अगर ट्रांसफार्मर की 100% एफिशिएंसी है। सब तो पहला तुसी डाटा लिख दो की दिता साडे कोल जिहड़ा प्राइमरी करंट है वो कितना दिता है 20 एंपीयर उस दे नाल सानू दिता है सेकेंडरी करंट वो कितना दिता है 4 एंपीयर। प्राइमरी दी नंबर ऑफ टर्न किन्ने देती हैं 560 अं कि कढ़नियाँ सेकेंडरी दी नंबर ऑफ टर्न कढ़नी है। और एक किसी दी कि एफिशिएंसी जी है 100% है। एफिशिएंसी 100% मीनस होंगे अगर असी 100% एफिशिएंसी लें तो उन्होंने असी कहने आइडियल ट्रांसफार्मर की जी एफिशिएंसी है वो 100% लें क्योंकि जो आइडियल ट्रांसफार्मर है ना तो वो कॉपर लॉस होंगे नॉन लीकेज फ्लक्स होंगे। ठीक है ना वो नो रिलैक्टेंस होंगी है ना वो आयरन लॉस होंगे है। तो इस कारण उन्होंने असी आइडियल ट्रांसफार्मर कहने क्योंकि वो कोई भी लॉसिस नहीं होंगे तो इस कारण उसकी जी एफिशिएंसी है वो 100% होंगी है आइडियल ट्रांसफार्मर के विच। तो हुण असी जी इसकी कैलकुलेशन करांगे रेशो के हिसाब के नाल। सानू पता जी ट्रांसफार्मर की रेशो है ये आ जाएगा साडे कोल सेकेंडरी टर्न नीचे आ गया साडे कोल प्राइमरी टर्न। तो करंट की रेशो सानू पता उल्ट होंदी है करंट की रेशो आ जाएगी यह प्राइमरी करंट आ जाएगा यह की आ जाएगा साडे को नीचे सेकेंडरी करंट। अगर ट्रांसफार्मर की रेशो तुहानू पता वोल्टेज की तो टर्न रेशो सेम होंदी है लेकिन जी करंट की रेशो होंदी है वो इनवर्स होंदी है। और जो ये असी सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न निकालांगे यही इक्वेशन में जो असी NS की वैल्यू कढ़ांगे ये साडे को आ जाएगा IP तो IS करंट गुना आ जाएगा N ते P यानी कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न। यदि वैल्यू पुट कर दो ये आ गया 20/4 गुना आ गया 560 तैनों तुम कटिंग कर लो 140 इत्थे आ गया 140 नूं 20 नाल गुना करो तो कितना आ जाएगा तुहाडे कोल 2800 नंबर ऑफ टर्न कितनी आ गई 2800। तो ऑप्शन D इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇਮ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸਡ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸੋਲਿਡ ਵੈਨ ਮੂਵਡ ਇਨ ਏ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਨੇਮ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਟੈਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨੋਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਡੀ ਕਰੰਟ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਡੀ ਕਰੰਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਾਰਟਸ ਇਜ਼ ਐਬਸੈਂਟ ਇਨ ਐਨ ਏਸੀ ਜਨਰੇਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਏਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਅਸੀਂ ਆਰਮੇਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਿਪਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਰਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਪਿਲਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਲਟਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਏਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਵਾਈਂਡਿੰਗ, ਆਰਮੇਚਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੂਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਿਪਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਿਪਰਿੰਗ ਏਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਅਸੀਂ ਸਲਿਪਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਸ਼ਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਲਟਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਿਲਟਰਿੰਗ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮੂਟੇਟਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮੂਟੇਟਰ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪਿਲਟਰਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮੂਟੇਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਪਿਲਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮੂਟੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮੂਟੇਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਏਸੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਏਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮੂਟੇਟਰ ਹੈ ਏਸੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਪਿਲਟਰਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਲਟਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17 ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਫੇਸ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਹੈਵ ਮਲਟੀਪਲ ਨੰਬਰਸ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਫੇਸ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨੰਬਰ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫੀਲਡ ਮੈਗਨੇਟ, ਆਰਮੇਚਰ, ਸਲਿਪਰਿੰਗ, ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੀਲਡ ਮੈਗਨੇਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਮੇਚਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਲਿਪਰਿੰਗ ਹੈ, ਸਲਿਪਰਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਲਿਪਰਿੰਗ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲਿਪਰਿੰਗ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਲਿਪਰਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਣੇ ਦੇ ਸਲਿਪਰਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਸਲਿਪਰਿੰਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਲਿਪਰਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਲਿਪਰਿੰਗ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲਿਪਰਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਸਲਿਪਰਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਅਤੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ NP, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ। ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਉੱਥੇ EMF ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ EMF ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਅਪ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟੈਪ ਅਪ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਟੈਪ ਅਪ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਵਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋ ਲੋਡ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਨਾ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਨੋ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੋ ਲੋਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ I ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੋ ਲੋਡ ਕਰੰਟ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੋ ਲੋਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਸਿਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ I ਨੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੋ ਲੋਡ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਡ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੋ ਲੋਸਿਸ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨ। ਕੌਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੀਲ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੰਗਸਟਨ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਟੰਗਸਟਨ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਟੰਗਸਟਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਲਬ ਦੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਰਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੰਗਸਟਨ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪ ਸਪਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪ ਸਪਿਨ PROB ਪ੍ਰੋਪ ਸਪਿਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟੰਗਸਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ D ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 21 ਹੈ, ਜਿਸ PVC ਸਟੈਂਡ ਫਾਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੋਲੀਵਿਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ। PVC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਵਿਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿੱਚ ਗੇਅਰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਅੰਡਰ ਅਰਥ ਫਾਲਟ, ਓਵਰ ਕਰੰਟ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਿੱਚ ਗੇਅਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ MCB ਮਿਨੀਏਚਰ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ, ACB ਏਅਰ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ, OCB ਆਇਲ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ, ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿੱਚ ਗੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਵਿਚਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿੱਚ ਵਗੈਰਾ, ਸਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਿੱਚ ਗੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਿੱਚ ਗੇਅਰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ MCB ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਅਰ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਇਲ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਆਪਸ਼ਨ D ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ LT ਕੇਬਲ ਫੇਸ ਟੂ ਅਰਥ
और फेस टू फेस इज़ टेस्टेड 1 kV मैगर फॉर 1 मिनट ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ IR ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ IR ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜੀ 5 ਮੈਗਾ ਓਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ KV ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 kV ਮੈਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ IR ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 5 ਮੈਗਾ ਓਮ। ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟਡ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਫ 4 ਕੋਰ 50 ਸਕੁਅਰ LT ਕੇਬਲ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ रेटिंग कैपेसिटी दसनी है। 195 एम्पीयर, 133 एम्पीयर है, 249 एम्पीयर है, 365 एम्पीयर है LT केबल दी। देखो जी, अगर इसका असी कोई बेसिक फार्मूला तो इनू असी ज़्यादातर असी जड़े टेबल है वो टेबल तो यूज़ करते हैं, और एक इदा थोड़ा बेसिक मोटा फार्मूला तुसी कह लो जोड़ा असी आम यूज़ करते हैं, वो कुछ एक रूल बनाए दे है ताकि जिस दे नाल तुसीं आसानी दे नाल इहदी जिहड़ी रेटिंग है कैलकुलेट कर सकते हो। इस दे विच अगर असी पहले रूल की गल करिए कि अगर साडे कोल कंडक्टर का साइज़ हैगा 16 एम्पीयर तो घट, यानी कि 16 एम्पीयर नहीं 16 mm स्क्वेयर इहदे बराबर है जां इस तो घट है, तो असी की करने हैं उन्हों 4.5 दे नाल मल्टीप्लाई कर देने, 4.5 गुणा कर देने केबल के साइज़ के नाल मल्टीप्लाई कर देने। मान लो केबल का साइज़ अं ले लें जी 10 mm स्क्वेयर, 10 mm स्क्वेयर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा साढ़े कोल 4.5 एम्पीयर। इसकी जी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 4.5 एम्पीयर। तुसी 5 और 6 एम्पीयर या 10 एम्पीयर तक जो इनू यूज़ कर सकते हो। उस तो बाद दूसरा जो फार्मूला वो है कि अगर थोड़ी केबल का जो साइज़ है 16 तो लैके 35 mm स्क्वेयर के है, तो तुसी की करना है कि ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ अंपेयर रेटिंग है वो 3.5 ਨੂੰ ਇਹਦੀ अंपेयर रेटिंग ਦੇ ਨਾਲ गुणा कर देनी है। अगर मैं अंपेयर रेटिंग ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ केबल का साइज़ है 20 mm स्क्वेयर ले लेना, तो 20 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देना जी, तो ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 एम्पीयर। करंट की रेटिंग कितनी आ गई 70 एम्पीयर। उस तो बाद नैक्सट है कि अगर असी इसकी ਜਿਹੜਾ साइज़ है 35 तो लैके 50 mm स्क्वेयर ਦੇ ਵਿੱਚ करिए, तो यदी जी करंट रेटिंग है उन्होंने 2.5 के नाल मल्टीप्लाई करो। मैं साइज़ ले लेना जी 50, तो जो इन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया थोड़े को 125 एम्पीयर आ जाना, 125 एम्पीयर अप्रोक्सीमेट इसका जो आइडिया लगता है। तो उस हिसाब के नाल इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी की पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, क्योंकि एक्यूरेट इसनों जो कैलकुलेट करना थोड़ा वो मुश्किल है। उस तो बाद है नैक्सट क्वेश्चन नंबर 25 है, जिस है कि केबल लुब्रीकेंट इज़ यूज़। ठीक है, केबल के असी लुब्रीकेंट यूज़ करते हैं। इसका ऑप्शन है कि लोअर फ्रिक्शन, इसका जोड़ा फ्रिक्शन घटाने वास्ते। ठीक है, उस तो बाद है प्रिवेंटिंग द पोटेंशियल डैमेज, नुकसान तो पहुँचाने वास्ते। हैल्प द केबल रन समूथली ओवर द सरफेस, कंड्यूट के विचों जिहड़ी वायर है केबल है वो आसानी के नाल लग जाती है, इस करके भी असी लुब्रीकेंट यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाना जी, आल ऑफ दिस। ठीक है, लुब्रीकेंट जिन्होंने असी स्नेक कहने हैं लुब्रीकेंट, ताकि लुब्रीकेंट करने के नाल उहदा जिहड़ा केबल का जिहड़ा फ्रिक्शन है उन्होंने आसानी के नाल खिंच सकते हैं। उस जी पोटेंशियल डैमेज जी है वो भी घट होंदी है, समूथली कंड्यूट पाइप के विचों उन्होंने कढ़िया जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 26 है, जिस है कि इंसूलेटिंग मटीरियल की जी प्रॉपर्टी केबल की किद्दां होनी चाहिए। इंसूलेटिंग मटीरियल प्रॉपर्टी फॉर केबल के किद्दां होनी चाहिए। एक उसकी लो कॉस्ट होनी चाहिए, ये भी पॉइंट ठीक है। हाई डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए जी उसकी। हाई डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब आ गया कि उन्होंने इलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन तो जी बचा सकता है। उस तो बाद वो मकैनिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका जी, आल ऑफ अबव। ये भी इसका ऑप्शन जो है डी आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 27 है, जिस द फ्रीकुएंसी ऑफ द DC सप्लाई, और तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है जो DC सप्लाई की फ्रीकुएंसी है वो 0 हर्ट्स है। अगर साढ़े को AC की फ्रीकुएंसी पुछदा है तो वह असीं दसनी है जी 50 हर्ट्स। ये याद रखना, DC की फ्रीकुएंसी 0 है और AC की फ्रीकुएंसी है 50 हर्ट्स। दोनों क्वेश्चन बनते हैं तुहाडे। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को 28।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਟਰ, ਆਈਸੋਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਈਸੋਲੇਟਰ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੋਟਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਸਵਿਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਸਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਸਵਿਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੋਡ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਟੋ ਰੀਕਲੋਜ਼ਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਟੋ ਰੀਕਲੋਜ਼ਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਚ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਾਲਟ ਓਵਰਹੈਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਫਾਲਟ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੈ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਾਲਟ ਪਿਆ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਮੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫਾਲਟ। ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਵਗੈਰਾ, ਟਰੀ, ਪੇੜ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਨ 'ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫਾਲਟ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫਾਲਟ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆਟੋ ਰੀਕਲੋਜ਼ਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸੀਟੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੰਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਰੰਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੀਟੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਪੀਟੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਇਹ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦਾ ਡਰੈਗ ਐਂਡ ਡੈਮੇਜ ਆਫ ਦਾ ਕੇਬਲ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ਡ ਫਾਰ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਲੇਇੰਗ ਦਾ ਕੇਬਲ। ਆ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਟੈਸਟਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿ ਵੂਡਨ ਪਲੈਂਕਸ, ਕਰੋਬਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਰੋਲਰ ਸਟੀਲ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ श्योर नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मेरा आइडिया है कि इसका जो ऑप्शन है सी इज़ द राइट आंसर होएगा। मैं तुहानूं इसका पूरा फाइनल करके एक बारी क्लीयर कर दांगा। इस क्वेश्चन तो मैंने थोड़ा डाउट है, ऑप्शन सी आएगा इस हिसाब के नाल। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, जिस दे विच यह जिहड़ा टूल है यह तुसीं टूल का नाम दसना है। और ये टूल तुसीं देखो पलायर तो नहीं है, चीज़ल भी नहीं है। चीज़ल जिहड़ी शैनी हुंदी है, स्पैनर जिहड़ी चाबी हुंदी है, और इनू असीं कहने क्रिंपिंग टूल। की कहने क्रिंपिंग टूल। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਿੰਬਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਿੰਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਬਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਰੈਂਪਿੰਗ ਅਸੀਂ ਥਿੰਬਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਰੈਂਪਿੰਗ, ठीक है जी। इनू असीं कहते क्रिंपिंग टूल। क्रिंपिंग टूल असीं थिंबल जिहड़ी असीं यूज़ करते हैं उहदे वास्ते यूज़ करते हैं। उस तो बाद आ गया कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जिहड़ी है उस दे विच की हुंदा है ओवरहेड लाइनस ते अंडरग्राउंड केबल, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन दे विच ही आ जाती है। लाइन इन रूरल एरिया जिहड़ा कि पिंडां दे विच हुंदा मोस्टली वो रेडियल सिस्टम के नेचर दे विच हुंदा, यह भी ठीक है। रिंग मेन सिस्टम जिहड़ा वो अर्बन एरिया जिहड़ा शहरां वाला एरिया है उहदे विच असीं रिंग मेन सिस्टम जिहड़ा डिस्ट्रीब्यूशन के वास्ते यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। आल जिहड़े ऑप्शन इस दे नाल संबंधित है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी जनरेटर
टाइप्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਥਰਮਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਗੈਸ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यानी कि सोलर विंड तो करते हैं ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी इज़ द जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है कि बैटरी आर द सोर्स ऑफ बैटरी जोड़ा किहड़ा सोर्स है डीसी करंट का अल्टरनेटिंग करंट का हाई फ्रीकुएंसी का पावर फैक्टर का तो बैटरी किहड़ा सोर्स है जी डायरैक्ट करंट जिन्होंने असीं कहने जी डीसी डायरैक्ट करंट जिन्होंने असीं कहने जी डीसी। नैक्सट क्वेश्चन है 35 है जिस दे विच है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ कैपेसिटर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੈਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ कैपेसिटर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 36 ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਲਾਈਵ ਐਲਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈ तो करंट इज़ एल टी लाइन के असी करंट में मेज़र करना तो कहते गलवैनोमीटर ना कर सकते हैं नहीं जी क्लैंप ऑन मीटर या लॉन्ग टेस्टर ये इज़ द राइट आंसर है। जो साडी लाइन लाइव है वो लाइन लाइव मीनस वो करंट जोड़ा फ्लो हो रहा है तो वह अगर असी करंट मेज़र करना साढ़े को क्लैंप ऑन मीटर होंदा है उन्होंने असी लॉन्ग टेस्टर भी कहते हैं और लाइन के जो असी लगाने तो वो जी रीडिंग है वो आ जाती है तो ये इस दा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इस दा जो है राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 है जिस है कि कॉपर की है तुसी दसना है तो पहली ऑप्शन है कि ये की है गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी ये इस दा राइट आंसर है। सैकेंड है कि गुड इंसुलेटर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी है नहीं है गुड रजिस्टर भी नहीं है नन ऑफ द अबव भी नहीं है तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि कॉपर की है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी है इस करके असी कॉपर नूं एज ए वायर के तौर पर जोड़ा यूज़ करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 38 है जिस है कि विच मटीरियल अपोज द मूवमेंट ऑफ द करंट कि केड़ा जोड़ा मटीरियल है जोड़ा करंट की मूवमेंट नूं रोकदा अपोज करदा ठीक है जी अपोज का मतलब कि रोकना या रुकावट तो आ गया सैमी कंडक्टर रजिस्टर तो इसका राइट आंसर आएगी रजिस्टर जिन्हों असी रजिस्टेंस भी कहने हैं ठीक है जी रजिस्टेंस या तुसी कह सकते हो रजिस्टर ए इज़ द जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द जो राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 39 है जिस है कि वोल्टेज का मीन दसना है कि वोल्टेज की है कि कहते कि वोल्टेज एक इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स जिन्होंं असी EMF कहने इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नैगेटिव टर्मिनल ऑफ द सैल ठीक है जी ए है जब बोथ ए एंड बी है या ऑप्शन डी है कि फ्लो ऑफ करंट है तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी आ जाएगा कि वोल्टेज मीनस होएगा फ्लो ऑफ करंट। अगर असी EMF की गल करते हैं तो EMF की है EMF इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द सैल टू टर्मिनल ऑफ द सैल सैल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होंदा एक नैगेटिव टर्मिनल होंदा है वैन नो करंट इज़ फ्लो ठीक है ना वैन नो करंट इज़ फ्लो इन द सर्किट ओपन सर्किट ठीक है जी ओपन सर्किट च इहदे च जिहड़ा करंट है वो फ्लो नहीं करता तो EMF जिहड़ी है वो इंडिपेंडेंट होंदी है रजिस्टेंस दे उपर ठीक है जी। और अगर असी पोटेंशियल डिफरेंस की गल करने हैं पोटेंशियल डिफरेंस की होंदा है कि पोटेंशियल डिफरेंस की होंदा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट मान लो ये साढ़े को दो पॉइंट है ये दो पॉइंटा जो असी क्लोज करांगे तो ये जोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उन्होंने असी कहते नहीं पोटेंशियल डिफरेंस तो जो ये अं सर्किट में क्लोज करते हैं तो इस की होंदा है करंट फ्लो करता है या तुसी कहते कि जो एक कंडक्टर के असी टू जोड़े वो एंड पॉइंट है जो असी वोल्टेज प्रैशर जोड़ा प्रोवाइड करने हैं तो प्रैशर के नाल की होंदा है उस दे विच जोड़ा करंट फ्लो होंदा है तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा फ्लो ऑफ करंट जो वोल्टेज होएगी तो वोल्टेज ने की करना है उसनों करंट नूं फ्लो करना है तो ये जे पहला ऑप्शन है कि EMF इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स ये नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द नैगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ए एंड बी तो ऑप्शन डी इज़ द जो राइट आंसर आएगा वोल्टेज मीन्स फ्लो ऑफ करंट ठीक है जी।
उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है कि डिज़ायरेबल अर्थ रजिस्टेंस ऑफ द 11 kV इंस्टालेशन इज़ रिक्वायर्ड। डिज़ायरेबल अर्थ रजिस्टेंस ऑफ द 11 kV ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ओम अप टू 5 ओम अप टू 10 ओम और अप टू अबव द 10 ओम। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ओम। ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ओम इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को क्वेश्चन नंबर है 41 है जिस विच फॉलोइंग मटीरियल इज़ पोर्ड टू फिल द अर्थिंग पिट। अर्थिंग पिट के विच असी किहड़ा मटीरियल पाने जो असी अर्थिंग करने हैं गड्ढा खोदते हैं तो उस पिट विच उस गड्ढे विच किहड़ा मटीरियल पाने गलास एंड सरमिक नहीं साल्ट एंड चारकोल ये पाने जी साल्ट एंड चारकोल। इस दे नाल की हुंदा है कि जिहड़ी अर्थ की जिहड़ी लो रजिस्टेंस नूं ये साल्ट ते चारकोल की करदा है अर्थ की जिहड़ी लो रजिस्टेंस यानी कि अर्थ की जिहड़ी लो रजिस्टेंस है उन्होंने मेनटेन करके रखता है लो रजिस्टेंस जिहड़ा कि एक साल्ट है वो एक इलैक्ट्रोलाइट का काम करता है तो चारकोल एक कंडक्टर की तरह काम करता है जिस दे नाल की हुंदा है कि जिहड़ी मिट्टी की जिहड़ी चालकता है वो वध जाती है तो जिहदे नाल उहदी जिहड़ी रजिस्टेंस जिहड़ी लो होंदी है तो उहदी जिहड़ी चालकता वध जाती है तो जिहड़ा करंट है वो अर्थ वाली साइड ते जिहड़ा फ्लो करना शुरू कर दिंदा है वो साडी जिहड़ी है अच्छी अर्थ जिन्हों असीं कहने कि अर्थ दा परपस ये है कि अर्थ दा परपस ये हुंदा है कि ह्यूमन बॉडी नूं शॉक तो बचाउण दे लई जदों भी किसी ह्यूमन बॉडी सर्किट के कंटैक्ट में आती है तो ह्यूमन बॉडी की भी कुछ रजिस्टेंस होंदी है और जिहड़ी असीं रजिस्टेंस जिहड़ी असीं अर्थ करते हैं उसकी रजिस्टेंस जिहड़ी है ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ओम रखते हैं ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ओम तो करंट की टेंडेंसी होंदी है वो हाई रजिस्टेंस तो लो रजिस्टेंस के वल फ्लो करना शुरू कर दिंदा है क्योंकि अगर बॉडी ह्यूमन बॉडी है तो उसकी भी जिहड़ी रजिस्टेंस है वो 1000 ओम जिहड़ी है बॉडी की रजिस्टेंस है लेकिन जिहड़ी अर्थ की रजिस्टेंस है वो अहीं ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ओम 1 ओम तो भी जिहड़ी उहदी रजिस्टेंस जिहड़ी घट करते हैं इस करके जिहड़ा करंट है वो ह्यूमन बॉडी दी विच फ्लो करन दी बजाय अर्थ वाल फ्लो करना शुरू हो जाता है। और साल्ट और चारकोल असी इसलिए पाने हैं कि उस दे विच जिहड़ी लो रजिस्टेंस जिहड़ी है मेनटेन रहे। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 42 है जिस विच कह रहे कि एक LT लाइन है जिहदे विच चैक द फ्लो इन ईच फेज़ दे विच असी क्लैंप ऑन मीटर दे नाल चैक करते हैं तो लोड जिहड़ा 100 एम्पीयर हर एक फेज़ से जिहड़ा 100 एम्पीयर आंदा है तो तुसीं दसो कि न्यूट्रल वायर च करंट कितना होएगा तो न्यूट्रल वायर दे विच द करंट फ्लोइंग वो कितना होएगा 0 एम्पीयर क्योंकि जदों तिन्नां फेसां दे विच जिहड़ा साडा करंट है वो 100 एम्पीयर है 100 एम्पीयर है तो इनू असीं कह दिंदे जी बैलेंस्ड लोड इनू असीं कह दिंदे हैं बैलेंस्ड लोड। तो बैलेंस लोड दे विच जिहड़ा न्यूट्रल करंट हुंदा है वो 0 हुंदा है इस करके इसका जो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर आ जाना है। नैक्सट क्वेश्चन है कि बैरल फ्यूज आर यूज्ड इन 11 kV ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर कलर कोडड इनू कलर कोडड किया जाता है 2 एम्पीयर फ्यूज एलीमेंट इज़ यूज 25 kV ट्रांसफार्मर द स्टेट इसका तुसी कलर दसना है वाइट कलर होएगा ग्रीन कलर होएगा रैड कलर होएगा येलो कलर होएगा। इस क्वेश्चन थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन की थोड़ा बिल्कुल ही जिहड़ी तुसी कह सकते हो कि क्वेश्चन दे विच तुसी कह सकते हो कुछ थोड़ा डाउट है क्योंकि इहदा जिहड़ा आंसर है वो सही आंसर नहीं बनता। अगर असी इत्थे क्वेश्चन पूछा गया 2 एम्पीयर भी उन करंट फ्यूज एलीमेंट के कलर कोड की गल की है उपर उन 11 kV लाइन भी दसी है। हुण इहदे विच अगर असी कलर कोडिंग लैने बैरल फ्यूज दे विच तो वो 2 एम्पीयर दी जिहड़ी कलर कोडिंग है वो ग्रे कलर की हुंदी है पर इस ऑप्शन दे विच जिहड़ा ग्रे कलर जिहड़ा है ही नहीं है। ठीक है जी। अगर असी वाइट की गल करते हैं वाइट जिहड़ी है वो 25 एम्पीयर तक जिहड़ा फ्यूज होंदा है उहदी जिहड़ी कलर कोडिंग है वो वाइट कलर की हुंदी है। रैड जिहड़ा वो 10 एम्पीयर तक होंदा है ग्रीन जिहड़ा वो 30 एम्पीयर तक होंदा है और जिहड़ा येलो है वो 20 एम्पीयर तक होंदा है। इस क्वेश्चन का थोड़ा क्लीयर नहीं है डाउटफुल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
43। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर है 44 जिस दे विच है कि फ्यूज़ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ किस तरह का होना चाहिए फ्यूज़। ठीक है जी, एक फ्यूज़ का ये पॉइंट बनता कि फ्यूज़ हमेशा ਜਿਹੜਾ ਉਹ सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਟ ਦੇ सीरीज़ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ फ्यूज़ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀਕੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ फ्यूज़ कहने हैं। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਦਾ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ फ्यूज़ कहने हैं। ਤੇ ਉਹ फ्यूज़ वायर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ कि हाई स्पैसिफिक रजिस्टेंस ते लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। सैकेंड ऑप्शन है हाई स्पैसिफिक रजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट तो होना नहीं चाहिए। उस तो बाद लो स्पैसिफिक रजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट ये भी नहीं होना चाहिए। लो स्पैसिफिक रजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर है कि हाई स्पैसिफिक रजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट जिहड़ा ये होना चाहिए। स्पैसिफिक रजिस्टेंस जिहड़ी तुहानूं पता है कि ये कॉन्सटेंट होंदी है और ये जदों इस दे विच हाई करंट फ्लो होएगा तो ये मैल्ट हो जाएगा और सर्किट नूं जिहड़ा ब्रेक कर देगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो इस द राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है 45 है जिससे कि मेन परपस ऑफ जीओ स्विच जिन्हों असी गैंग ऑपरेटिंग स्विच टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द परसन अंडर एनी सर्कमस्टेंसिस and operated off load condition and state the geo switch। ਉਹ geo switch ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ geo switch ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਫ ਲੋਡ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ जीओ स्विच है वो किहड़ी कंडीशन च होएगा। तो सब तो पहला जिहड़ा आ गया ऑप्शन इस दा जी सर्कट ब्रेकर, एयर सर्कट ब्रेकर। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकती क्योंकि जिहड़ा एयर जिहड़े सर्कट ब्रेकर है वो हमेशा ऑन लोड काम करते। कोई भी अगर सर्कट ब्रेकर की गल करते हैं तो सर्कट ब्रेकर हमेशा असी ऑन लोड ते इनू जिहड़ा ऑन ऑफ करते हैं। तो इत्थे गल किहदी कर रहे हैं ऑफ लोड की। पहला ऑप्शन तो नहीं है। उस तो बाद असी इस दे नैक्सट ऑप्शन देख लैंदे आ। नैक्सट ऑप्शन है साडे कोल कि आइसोलेटर। तो आइसोलेटर इस दा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइसोलेटर नूं असी ऑफ करते हैं जी, उन्होंने जदों भी असी ऑपरेट करने हैं नो लोड दे करते हैं। नो लोड कह लो या ऑफ लोड कह लो, इक्को ही मीनिंग है। हुण उत्ते नो लोड नहीं लिखा गया, उत्ते लिखा गया है ऑफ लोड। तो आइसोलेटर जिहड़ा हमेशा काम करता है ये नो लोड दे करता है। सर्कट ब्रेकर जिहड़ा काम करता है वो ऑन लोड दे करता है। सर्कट ब्रेकर ऑन लोड ते मैनुअली और आटोमैटिक दोनों तरह का काम करता है, लेकिन आइसोलेटर हमेशा जिहड़ा ये ऑफ लोड ते ही इनू असी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द गे स्टेन इंसुलेटर जिहड़ा फिक्सड किया जाता है और स्टे वायर असैंबली दे विच। ठीक है, तो इहदा मीनस है कि जे गे इंसुलेटर तुहानूं पहलां दस चुके कि इनू असीं एग इंसुलेटर भी कहते हैं, इनू असीं एग इंसुलेटर भी कहते हैं। तो यह कित्थे जिहड़ा फिक्स किया जाता है एट द टॉप ऑफ द आई बोल्ट दे नहीं। उस बाद 3 मीटर अबव द ग्राउंड, ये मीटर यानी कि ग्राउंड तो 3 मीटर जिहड़ा उपर ये जिहड़ा लगाया जाता है 3 मीटर अबव द ग्राउंड। और या तुसी कह सकते हो 10 फुट, कई बार ऑप्शन फुट दे विच भी आ जाती है। ठीक है, ये आ जाएगा 10 फिट। 10 फिट बन जाना तुहाडे कोल 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर या अबव 3 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड तो 3 मीटर। तो ऑप्शन बी इज़ द जो राइट आंसर आ जाता है। कई बार ऑप्शन जी है फुट दे विच भी आती है, याद रखना। ये आ जाएगा साढ़े कोल 10 फुट यानी कि फीट, 10 फीट। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है जिस दे विच है कि एल लो वोल्टेज 3 फेज सर्विस लाइन एट द कंज्यूमर प्रीमाइजिस फेस टू फेस वोल्टेज इज़ अवेलेबल। देखो जी एल वी यानी कि लो वोल्टेज, एच पी होंदा साडे कोल हाई वोल्टेज। जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन च होंदा है तो जिहड़ी साडे कोल हाई वोल्टेज होंदी है वो असी लन्ने हैं, उहदा जिहड़ा कनैक्शन है असी करते हैं डेल्टा दे विच
3 ਵਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ, ਤੇ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰ ਕਨੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੈੱਡ, ਯੈਲੋ ਤੇ ਬਲੂ, ਇਹ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵੋਲਟੇਜ, ਇਹ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਕੋਈ ਦੋਵਾਂ ਫੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 415, 415 ਜਾਂ 400 ਵੋਲਟ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 415 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ, 415 ਵੋਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, 230। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫੇਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਲਟੇਜ, ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 415 ਵੋਲਟ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ PCC ਪੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇਨ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੇਨ ਸੀਮੈਂਟ कंक्रीट पोल are dig and grouted up to its total length। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 1/6 ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ जो ऑप्शन सी आ जाएगा, टोटल लेंथ होएगा 1/6, 1/6। नैक्सट क्वेश्चन है कि जी गॉड वायर है LT ओवर हैड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दे विच जिहड़ी असीं यूज़ करते हैं, एक ऑप्शन देते हैं कि अर्थ एंड न्यूट्रल लाइन च अर्थ वायर कनैक्टेड टू बॉबिन मेड ऑफ द सर्मिक PVC फेस एंड न्यूट्रल या ओवर फेस एंड अर्थ। जिहड़ी गार्डिंग वायर होंदी है सब तो पहला कि इनू असी सेफ्टी दे लई यूज़ करते हैं, प्रोटैक्टिंग परपस वास्ते यूज़ करते हैं। मोस्टली ये रोड क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग, टैलीफोन लाइन क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग, ठीक है, और इत्थे असी यूज़ करते हैं ताकि ह्यूमन नू बचाया जा सके, सेफ्टी वास्ते जिहड़ा यूज़ करते हैं। और ये जो है हमेशा इसका जो लिंक होंदा है इनू जो असी कनैक्ट करने अर्थ और न्यूट्रल वायर दे विच जिहड़ी है ये कनैक्ट होंदी है। जिवें कि साडे कोल ये आ गया, साडे कोल 3 फेस हो गए, रैड, येलो, ब्लू, तो ये साडे कोल पॉइंट आ गया न्यूट्रल, तो ये पॉइंट आ गया अर्थ। इनू जदों भी असी कनैक्ट करांगे इनू असी करते हैं जी इस नाल कनैक्ट करते हैं अर्थ ते न्यूट्रल दे विच, अर्थ और न्यूट्रल दे विच कनैक्ट करने हैं। ऑप्शन फस्ट जो इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 50 है जिस दे विच कि वेज टाइप जिहड़ा कनैक्टर है असी यूज़ करते हैं LT लाइन टू प्रोवाइड द रिलाइएबल इलैक्ट्रिकल एंड मकैनिकल कनैक्शन फॉर द आल टाइप्स ऑफ कंडक्टर इन मेकिंग जॉइंट्स। जो असी जॉइंट्स लगाने हैं वो कह रहे किहड़ा जॉइंट्स लगाने जी, जंपर जॉइंट्स लाने हैं, सर्विस कनैक्शन लगाने हैं, टी कनैक्शन लगाने हैं, नहीं जी सर्विस कनैक्शन टी कनैक्शन नहीं है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फस्ट आ जाएगी जंपर वास्ते असी यूज़ करते हैं। जो साडे कोल एक लाइन साडे कोल ऑलरेडी एक लाइन साडे कोल सपोज करो ये 3 फेस आ रहे हैं, तो ये लाइन इत्थे साडे कोल डेड है, अगली लाइन असी इत्थों शुरू करनी है, तो इस लाइन नू असी चालू करने वास्ते इत्थों दी असी ए कंडक्टर नू यूज़ कर देने, इनू असी कहने जी जंपर, इनू असी कह देने जी जंपर। और ठीक है जी इनू असी कह देने जंपर। और इस दे विच कनैक्ट करने वास्ते जिहड़ा असी कनैक्टर यूज़ करने इनू कहने वेज टाइप कंडक्टर, ये इसका जो है राइट आंसर है। और नैक्सट क्वेश्चन है कि एंटी क्लैंपिंग डिवाइस इज़ अ सेफ्टी डिवाइस फिटेड ऑन द HT हाई टेंशन PC यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट पोल, तो वो कित्थे यूज़ करते हैं, वो ऑप्शन आ जाएगा कि 3 मीटर अबव ग्राउंड तो 3 मीटर उपर जिहड़ा असी एंटी क्लंपिंग डिवाइस जिहड़ा सेफ्टी है वो असी यूज़ करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 52 है जिस दे विच है कि विच टाइप ऑफ इंसुलेटर
in overhead system at the dead end of the HT line 11 kV 11 kV ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ 11 kV ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ੈਕਲ ਇਨਸੂਲੇਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੈਕਲ ਇਨਸੂਲੇਟਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਟਾਈਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ 3 ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਇਨ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਮੈਲਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਔਰ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਇਸ ਟਰਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਏ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 53 ਦੇ। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟਿਵ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪ੍ਰੀਟੈਂਟਿਵ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਐਬਵ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਟੈਂਟਿਵ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਪ੍ਰੀਟੈਂਟਿਵ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਟੈਂਟਿਵ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਪਕਰਨ ਜੋ ਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਟੈਂਟਿਵ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਟੈਂਟਿਵ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟਿਵ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਡਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟਿਵ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 53 ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੀਟੈਂਟਿਵ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 54 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ permissible BD value of oil for 11 kV distribution transfer। तो इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ BDB ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ। ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪਰਮਿਸਿਬਲ BDB ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਇਲ ਦੀ ਉਹ 11 kV ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 30 kV। 30 kV ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 kV ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 30 kV ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 55
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਡੀ ਫਿਊਜ਼ ਐਜ਼ ਸ਼ੋ ਇਨ ਫਿਗਰ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਡੀ ਡੀ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਡੀ ਡੀ ਫਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਫਿਊਜ਼, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀ ਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੀ ਓ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਫਿਊਜ਼। ਡੀ ਓ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਫਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ डायरेक्ट डिफ्यूज़। तो क्वेश्चन है कि डी डी फ्यूज़ शोन इन फिगर एच टी प्रोटेक्शन फॉर द ट्रांसफार्मर। एच टी प्रोटेक्शन जो असीं यूज़ करने हैं। इट कंटेन फ्यूज़ वायर इट विच मेल्ट एट द टाइम ऑफ द ओवर करंट फॉल्ट जो होंदा है। हाउ इट इज़ रिवेल्ड द फ्यूज़ इज़ ब्लोन। जो फ्यूज़ उड़ जाता है तो उस वेले उहदी कंडीशन की होंदी है। डी डी फ्यूज़ है जिहड़ा कि असीं एच टी प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर के वास्ते यूज़ करते हैं। इस फ्यूज़ दे विच बैरल टाइप फ्यूज़ होंदा है, ठीक है, बैरल टाइप। उस दे विच फ्यूज़ वायर पाई दी होंदी है और जो कहता ओवर करंट के कारण मैल्ट हो जाती है वो फ्यूज़ जिहड़ा किस तरह की कंडीशन च होएगा। पहला ऑप्शन है इस दे विच कि कलर ऑफ बैरल है वो चेंज हो जाएगा या सरमिक ट्यूब जिहड़ी है गैट ब्रस्ट हो जाएगी या बैरल गैट स्लिप्ड फ्रॉम द अपर पोर्शन एंड लूजली हैंग। ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। जदों ओवर करंट होंदा है तो फ्यूज़ जिहड़ा मैल्ट हो जाता है तो उसके कारण की होंदा है जिहड़ा बैरल है वो उपरले पोर्शन तो आटोमैटिकली डिसकनैक्ट हो गए तो नीचे वाले पोर्शन के नाल लटक जाता है। यानी कि इस तरह मान लो यह फ्यूज़ होंदा है और ये जदों ओवर करंट होंदा तो यह फ्यूज़ उपरों दी जदों ब्रेक डाउन हो गए तो यह नीचे लटक जाता है। इदां करके यह फ्यूज़ जिहड़ा वो लटक जाता है। जदों इसनूं मिलाने तो ये मिल जाता है और ये आटोमैटिक जिहड़ा लाइन की प्रोटेक्शन के वास्ते यूज़ करते हैं बैरल टाइप जिहड़ा फ्यूज़ है। ऑप्शन सी इज़ द जो है राइट आंसर आ जाएगा कि बैरल जिहड़ा वो स्लिप्ड होंदा है कितों अपर साइड तो। ये फ्यूज़ का अपर साइड है यह लोअर साइड है। अपर तो स्लिप करके जो लोअर साइड है इत्थे वो हैंग हो जाता है यानी कि लटक जाता है और सर्किट नूं डिसकनैक्ट कर देता है। ऑप्शन सी इज़ द जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है जिस दे विच है कि मैगर टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इट चैक द प्राइमरी वाइंडिंग। मैगर टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग नूं एंड अर्थ नूं। सेकेंडरी वाइंडिंग with earth and primary and secondary winding. What should be minimum IR value of 11 kV transformer at 40 degree ambient temperature। 40 डिग्री टैंपरेचर ते जिहड़ी मिनिमम IR की जिहड़ी वैल्यू है वो कितनी होएगी वो इस आ जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है 400 मेगा ओम। ए इज़ द राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नैक्सट क्वेश्चन है 57 जिस दे विच है वट इज़ द काज ऑफ फिजिकल ट्रांसफार्मर फेलियर। अगर फिजिकल ट्रांसफार्मर यानी कि ट्रांसफार्मर के किहड़े पार्ट जिहड़े असीं देख सकते हैं और उन्हां दा की कारण है फेलियर दा। वट इज़ द काज की कारण है फिजिकल ट्रांसफार्मर अगर फेलियर हो जाता वो काम नहीं करता तो किहड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि उहदी जिहड़ी है डैमेज इंसुलेशन डैमेज होएगी तां भी ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। क्रैकिंग ऑफ बुशिंग अगर उसके बुश जिहड़े क्रैक हो जाएंगे तां भी ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। लाइटनिंग सर्ज ये नहीं है या ख़राब है तां भी जिहड़ा ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है जिस दे विच है वट इज़ द फंक्शन ऑफ 100 mm डायामीटर GI पाइप विद डायाफ्राम on its end fitted on the top plate over the transformer tank called pressure relief vent explosion vent। ट्रांसफार्मर के उपर एक असी जिहड़ी है प्रैशर नूं रिलीफ करने वास्ते वेंट कह दिंदे हैं इहनूं। वो पाइप होंदी है इहनूं वेंट एक्सप्लोजन कह दिंदे हैं या एक्सप्लोजन वेंट कह दिंदे हैं वो लगाई दी होंदी है और उसका की कारण है वो तुसीं दसदा इस क्वेश्चन दे विच। वट इज़ द 100 mm जिहड़ी GI पाइप है वो जिहड़ी है कि फिटड कीती हुंदी है ट्रांसफार्मर की टॉप प्लेट के नाल ट्रांसफार्मर टैंक के नाल
ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਹੇਲ ਦਾ ਏਅਰ ਐਡਵਾਈਸ ਵੈਨ ਬਰੀਥਰ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਮੈਲਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਬਰੀਥਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੈਨ ਡਾਇਆਫਰਾਮ ਰੈਪਚਰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਫਾਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਆਇਲ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ, ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਇਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਇਟ ਇੰਡੀਕੇਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਫਲੈਗ ਔਨ ਦਾ ਵੈਂਟ ਪਾਈਪ। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन इसका आ जाएगा जी सैकेंड ऑप्शन आ जाना है कि ये जड़ा की करता है, इट इज़ द गैस प्रैशर नू जड़ा रिलीज़ करता है जो इंटरनल कोई फॉल्ट पै जाता है। तो जोड़े एक्सप्लोजन वेंट है, एक्सप्लोजन तो बचन वास्ते एक्सप्लोजन वेंट जी ट्रांसफार्मर के उपर असी यूज़ करते हैं। जो कोई इस इंटरनल फॉल्ट जड़ा कोई हो जाता है तो उहदे नाल की हुंदा है, क्योंकि जो इस ऑयल हीट होंदा है तो ऑयल जो एक्सपैंड होंदा है, एक्सपैंड करन दे नाल की होंदा है कि अगर उस दे विच बहुत सारी गैसेस जिहड़ी है प्रोड्यूस होंदी है, अगर उस दे विच असीं एक्सप्लोजन वेंट ना लगाया जाए तो ट्रांसफार्मर दा ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर साडे कोल है कि 60 है, जिस एयर सर्किट ब्रेकर जोड़ा इंस्टॉल किया जाता है ऑन द आउटगोइंग साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। एयर सर्किट ब्रेकर जोड़ा ट्रांसफार्मर के आउटगोइंग साइड से जोड़ा लगाया जाता है। गो ट्रिप्ड, ये ट्रिप्ड हो जाता है ड्यू टू फॉल्ट विल यू, की होएगा अगर अगर ये ट्रिप कर जाता है तो की करोगे, रीट्राई द एयर सर्किट ब्रेकर, उन्होंने फिर तुम ऑपरेट कर दोगे। या पेट्रोल द लाइन टू चैक द फॉल्ट, की करांगे अगर वो ट्रिप कर जाता है तो असी की करांगे, सब तो पहला लाइन का पेट्रोल करांगे, यानी कि लाइन नू चैक करांगे कि ये किस कारण जो फॉल्ट होया है। अगर फॉल्ट सानू मिल जाता तो सब तो पहला फॉल्ट नू दुरुस्त करांगे, उस तो बाद जिहड़ा असी सर्किट ब्रेकर जिहड़ा उसनू फिर असी ऑन करांगे। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 61 है, जिस है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। तो ट्रांसफार्मर के किहड़े-किहड़े पार्ट जिहड़े तुसीं आउटसाइड तो दिख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर फ्रॉम द आउटसाइड, तो बुशिंग जिहड़े तुसीं बाहर तो दिख सकते हो, कोर अंदर होंदी है, सैकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग ये भी अंदर होंदी है। इसका आंसर आ जाएगा बुशिंग। जिहड़ा बुशिंग ट्रांसफार्मर जिहड़ा पार्ट है तुसीं आउटसाइड तो भी उन्होंने दिख सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन है 62, जिस है वट इज़ द आइसोलेटर। आइसोलेटर की चीज़ है, डिसकनैक्ट द लाइव लाइन ऑन द नो लोड वाइंडिंग ऑफ द मोटर, पिक अप द लोड पोल मेकिंग। दिस द राइट आंसर आ जाएगा जी डिसकनैक्ट द लाइव लाइन ऑन द नो लोड। जो नो लोड होंदा तो असी लाइन जो डिसकनैक्ट करते हैं उन्होंने असी कहने जी आइसोलेटर। जो लाइन ऑन लोड दे होंदी है, जो असी उन्होंने लाइव लाइन नू डिसकनैक्ट करते हैं उन्होंने असी कहने हैं सर्किट ब्रेकर। ये चीज़ याद रखना है कि सर्किट ब्रेकर जड़ा है वो डिसकनैक्ट करता है ऑन लोड, लेकिन जो आइसोलेटर है ये लाइन नू डिसकनैक्ट करता है नो लोड। दे ऑप्शन फर्स्ट इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है विच इक्विपमेंट इज़ यूज इन केस ऑफ फायर। फायर वास्ते किहड़ा असी इक्विपमेंट जिहड़ा यूज़ करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आए फायर एक्सटिंग्यूशर, इनू कहने हैं फायर एक्सटिंग्यूशन। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है वट इज़ द साइन। ये जिहड़ा साइन है किनू इंडिकेट करता है, ये तुसी साइन देख सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर नहीं, फायर एक्सटिंग्यूशन। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, फायर एक्सटिंग्यूशर इज़ द राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है 65, जिस है कि दिस इज़ द सिंबल स्टैंड। ये जिहड़ा सिंबल है वो की स्टैंड करता है। ये ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा जी कॉशन, यानी कि चेतावनी। ये जिहड़ा सिंबल है वो चेतावनी दे वास्ते जिहड़ा वो यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। ये जिहड़ा सिंबल है वो चेतावनी दे वास्ते यूज़ किया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है 66, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर
किन्नी टाइप के जोड़े फायर एक्सटिंग्यूशन होंगे है। पहला ऑप्शन आ गया कि ड्राई कैमिकल पावर टाइप जिहदे विच क्लास ए भी बी ते सी ते डी आ जाते हैं। उस तो बाद मकैनिकल फॉर्म टाइप क्लास बी फायर च आंदा है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होंदा है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है साढ़े को 67 जिस विच है कि बेयर फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट। असी जिहड़ी सेफ्टी बेल्ट यूज़ करते हैं वो कदों यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन है वाइल वर्किंग ऑन द लाइव एंड LT पोल ऑफ द रिपेयर जंपर की रिपेयर करने वास्ते असी सेफ्टी बेल्ट पाते हैं। हाँ जी बिल्कुल पाते हैं। उस तो बाद ऑप्शन बी है वाइल वर्किंग ऑन द लाइव लाइन तो जो असी काम करने हैं LT ऑन द पोल फॉर रिप्लेसिंग द सर्विस लाइन अगर रिप्लेस करना है तो भी पाते हैं। उस तो बाद है वाइल वर्किंग ऑन द डेड लाइन HT पोल की जो असी डेड लाइन दे काम करते हैं उसकी मेनटेनेंस करते हैं रिपेयर करते हैं तो भी पाने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा कि जी हारनेस सेफ्टी बेल्ट जी सेफ्टी बेल्ट है जो भी असी लाइन तो LT लाइन है या HT लाइन है उसकी असी मेनटेनेंस करते हैं तो सेफ्टी बेल्ट जी है जरूरी है। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को 68 जिस है कि वट इज़ द यूज़ ऑफ ए चेन इन ओवरहेड लाइन जी असी चेन यूज़ करते हैं उसका की काम है। सब तो पहला ऑप्शन है कि कॉर्डन ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रैफिक डाइवर्जन वास्ते नहीं। यूज़ गिव टूल एंड असैसरी बाई द ग्राउंड स्टाफ टू लाइनमैन नहीं। ऑप्शन है फॉर कनेक्टिंग द सैपरेट ओवरहेड लाइन नहीं। लास्ट ऑप्शन है यूज़ टू शॉर्ट सर्किट ओवरहेड लाइन टू अर्थ अवॉइड द बैक फीड ऑफ सप्लाई। ये असी की करते हैं चैन के नाल की करते हैं कि जी ओवरहेड लाइन है उन्होंने शॉर्ट कर दें, उस लाइन शॉर्ट टू अर्थ कर दें जिस दे कारण की होंगे कि जी फीडबैक सप्लाई है उस तो बचिया जा सकता है। अवॉइड द बैक फीड ऑफ सप्लाई। अगर असी लाइन शॉर्ट नहीं करते पिछों की अगर कोई जनरेटर चलाता है कुछ चलाता है ठीक है तो वो बैक सप्लाई जी है इफेक्ट जी पा सकती है। इस करके ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा कि जी ओवरहेड लाइन है उन्होंने असी शॉर्ट करके टू ओवरहेड लाइन को शॉर्ट कर दें टू अर्थ जिदे कारण कि असी जी बैक सप्लाई बैक फीड ऑफ सप्लाई जी पिछों की कोई सप्लाई कहना मतलब कि अगर कोई दूसरी लाइन चालू है उसकी अगर सप्लाई बैक ना आ जाए इस करके असी जी चेन जी यूज़ करने जिस दे नाल जी लाइन है उन्होंने असी शॉर्ट कर दें। नैक्सट क्वेश्चन है कि डिस्चार्ज रॉड जोड़ा असी पिछे DD फ्यूज़ की गल की है डायरैक्ट डिफ्यूज़ या DO स्विच की गल की है जिन्होंने असी कहने ड्रॉप आउट फ्यूज़। ये जोड़ा फ्यूज़ है जोड़ा कि दसा कि आटोमैटिकली जोड़ा वो नीचे उपर वाले पोर्शन तो नीचे लटक जाता है तो इनू लगान वास्ते इस फ्यूज़ में फिर तो लगाने वास्ते एक डिस्चार्ज रॉड होंदी है जिन्हों असी उस दे नाल की करते हैं उसकी हैल्प के नाल इनू असी फिर फ्यूज़ नू लगा लैंदे हैं। और ये ऑप्शन फस्ट है इसकी कि ये इंसुलेटर रॉड होंदी है हैविंग इस दे नाल हुक होंदी है एट द वन साइड कनैक्टेड विद द अर्थ लैड। उस बाद बंबो अट फीट द ए नहीं है। उस रॉड हैविंग वेट क्लॉथ है भी नहीं है। नियॉन साइन है भी नहीं है। ऑप्शन फस्ट इज़ द राइट आंसर आना कि इंसुलेटेड रॉड हैविंग इस दे नाल हुक होंदी है जिहदे नाल असी जिहड़ा फ्यूज़ है लगा देने हैं ठीक है जी DD फ्यूज़। नैक्सट क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन है द 70 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जिस दे विच है कि परमिट टू वर्क सिस्टम जो असी कोई लाइन ते काम करते हैं तो सब तो पहला असी परमिट लैंदे प्रोवाइड टू वर्कमैन इंगेज इन द इलैक्ट्रिकल वर्क तो वो की फायदा होंदा उसका। सब तो पहला इन द बिल्ड सेफ्टी वास्ते असी जी है परमिट लैंदे लाइन बंद करवाने फ्री टू एग्जीक्यूट द जॉब अंडर द डेड कंडीशन जो लाइन डेड कंडीशन होंदी है तो काम असी बड़ी आसानी के नाल सही तरीके नाल अपनी जी जॉब है वो कर सकते हैं। नो सस्पैक्ट ऑफ द बैक सप्लाई और बैक सप्लाई का कोई चांस नहीं होंदा। और ऑप्शन डी इज़ द जो राइट आंसर आ जाएगा। सारे तत्थ इस दे नाल संबंधित हैं। इन बिल्ड सेफ्टी फ्री टू एग्जीक्यूट द जॉब अंडर द डेड कंडीशन नो सस्पैक्ट ऑफ बैक सप्लाई तो आल ऑफ अबव। ऑप्शन डी इज़ द जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो ये असी जोड़े टैक्नीकल के 70 क्वेश्चन जोड़े कंप्लीट करते हैं। अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।